हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्रिटिकल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें बताऊंगा। क्या क्वेश्चन आ चुके हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से पीछे 47 एड में जो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस का एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसके आसपास की चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन लिया है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के मैं 6 से 7 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस कर रहा हूँ। गामा के लिए जो हाफ लाइफ दे रखी है किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की 24 मिनट थी और बीटा के लिए जो हाफ लाइफ है वो 36 मिनट दे रखी थी। और ओवरऑल जो है अगर टोटल हाफ लाइफ पूछी जाए सैंपल का कितना होगा अगर वो बीटा और गामा डिके करने के लिए फ्री है तो उसकी हाफ लाइफ पूछी थी। तो याद रखें कि रेडियोएक्टिव ब्रांचिंग का क्वेश्चन था, पहले इस पर अल्फा और बीटा डिके पर पूछा गया था इसी तरीका का क्वेश्चन। तो इसमें याद रखें कि अगर हमारे तीनों डिके होते हैं तो तीनों डिके में लैम्डा जो होगा वो लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा, इस तरीका से हम लेंगे। लैम्डा अल्फा जो ये हमारा डिके कांस्टेंट होगा अल्फा डिके के लिए, बीटा के लिए और ये गामा के लिए, और लैम्डा यहाँ पे डिके कांस्टेंट कहलाता है। इसके अंदर जो हमारे पास लैम्डा अल्फा है वो 0 होगा क्योंकि अल्फा डिके नहीं हो रहा है, केवल बीटा और गामा डिके है। और लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 0.693 अपॉन टी हाफ, क्योंकि टी हाफ का जो लाइफ है हाफ लाइफ का वो डिके कांस्टेंट पर निर्भर करता है। 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू होती है लैम्डा। तो टी हाफ जो होता है उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो इसी फॉर्मूले को यूज करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब ये हमारा अल्फा 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा गामा प्लस लैम्डा बीटा, और उसके बाद लैम्डा की जगह पर 0.693 अपॉन टी टोटल लिखेंगे इक्वल टू 0.693 अपॉन टी गामा हाफ प्लस 0.693 अपॉन टी बीटा हाफ। 0.693 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ये वैल्यू जो दे रखी है गामा के लिए हाफ लाइफ वो 24 मिनट है और बीटा के लिए हाफ लाइफ 36 मिनट है, तो 1/24 प्लस 1/36 ये हमारा 5/72 हो जाएगा। और जब टी करेंगे तो टोटल टी जो होगा इसका हाफ लाइफ टोटल सैंपल का वो 72/5 बराबर 44.4 मिनट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन आया था। अगर यही क्वेश्चन हमारा अल्फा बीटा गामा के लिए आए तो 1/t बराबर 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t2 ले लेंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे। इस तरीका से क्वेश्चन आ चुके हैं, लगातार इस पर क्वेश्चन आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी कंसेप्ट समझ आया होगा। क्वाड्रापोल मोमेंट जो होता है वो EQM जो हमारा कहलाता है, इसे ब्रीफ में बोलते हैं हम EQM, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट। ये हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है और इसमें साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं कि अगर सिंगल चार्ज कहता है तो सिंगल चार्ज स्केलर होता है Q। उसके अलावा डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा दो चार्जों के लिए प्लस Q और माइनस Q का अगर सिस्टम है तो उसमें डायपोल बनेगा, उसका डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। और क्वाड्रापोल जो होता है वो सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर होता है। इसी में क्वेश्चंस में पूछ सकता है आगे कि क्वाड्रापोल मोमेंट कैसा टेंसर है, तो सिमेट्रिक टेंसर है। और अगर उसका ऑर्डर पूछता है तो हमारा ये सेकंड ऑर्डर जो है वो उसका ऑर्डर होगा। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो स्केलर होते हैं वो भी टेंसर क्वांटिटी होती है लेकिन उनका ऑर्डर 0 होता है, और जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो टेंसर क्वांटिटी होती है, उनकी रैंक जो है 1 होती है, और जिनकी रैंक 2 होती है वो कहलाते हैं, अगर 3 डायमेंशंस में तो 9 कंपोनेंट रखते हैं और 4 डायमेंशन में वो 16 कंपोनेंट रखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर लगा के आना था हमें टेंसर, क्वाड्रापोल मोमेंट एक टेंसर क्वांटिटी है। इसी में क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम 92 238 और यूरेनियम 92 234 ये किस तरीका के आपस में जो है वो एलिमेंट होंगे। तो ये जो हमारे सब्सटेंस हैं उनमें जेड की वैल्यू सेम है, जेड की वैल्यू 92 है। तो जब जेड की वैल्यू सेम होती है तो वो आइसोटोप होते हैं, अगर ए सेम होता है तो हमारा वो आइसोबार होता है, और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या दो न्यूक्लियसों में समान होती है तो आइसोटोन होता है। तो इस पर क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, सेम ए के क्वेश्चन दे सकता है तो आइसोबार आंसर करना, अगर सेम न्यूट्रॉन का कहे तो आइसोटोन कहना। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो मैंने तीनों डिस्कस कर दिए हैं। अगर यहाँ पे जैसे 2 सैंपलों में कहता यहाँ पे भी वैल्यू ए की सेम रखता है, यहाँ ए सेम रखता और यहाँ पे सपोज किया जेड की वैल्यू बदल देता तो फिर वो आइसोबार हो जाता। अगर यहाँ पे इन दोनों का अंतर मतलब ए माइनस जेड का अंतर सेम रहता है तो वो वहां पे कहते हैं कि आइसोटोन है आपस में जो न्यूक्लियाई है। तो ये क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा था, 3 क्वेश्चन यहाँ से मैंने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 0 से 0 के लिए ये हमारी पैटी जो है वो इवन थी,
इसमें पूछ रहा है कि ये ट्रांजिशन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है यहाँ भी जीरो है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम जीरो है। तो गामा के लिए गामा ट्रांजिशन है पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गामा जो रेज है वो कम से कम एक एंगुलर मोमेंटम का बदलाव करती है, क्योंकि फोटोन जो है एंगुलर मोमेंटम कैरी ऑन करता है और उसका जो है एंगुलर मोमेंटम में जो बदलाव है कम से कम 1 का होना चाहिए। तो इसमें गामा ट्रांजिशन इसमें ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि फोटोन की स्पीड 1 होती है, तो यहाँ पे 1 का अंतर जरूर होना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके अलावा फॉरवर्डेड प्रोसेस पूछी गई थी, तो म्यू मेसॉन जब म्यू नेगेटिव मेसॉन डिके करता है तो इलेक्ट्रॉन प्लस इसके अंदर जो दे रखा है वो म्यू ई न्यूट्रिनो और उसका भी एंटी न्यूट्रिनो, ई एंटी न्यूट्रिनो है ये और म्यू एंटी न्यूट्रिनो ये है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा एली है वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो एली कंजर्व नहीं रहने का कारण ये होगा कि एली यहाँ पे भी हमारा 1 होगा और यहाँ भी एली 1 होगा, मींस ई इलेक्ट्रॉनिक नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो पहला आंसर इसमें मार्क करना था, फॉरवर्डेड प्रोसेस पूछी थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसमें पूछा है कि ईएम ट्रांजिशन इज मोस्ट लाइकली बिटवीन, इसके अंदर पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन जो मोस्ट लाइकली होगा 1+ और 3+ स्टेज के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, उसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रिक 2 की पावर n पोल में जो होता है ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है कब, जब हमारा जो पैरिटी चेंज है उसमें नो चेंज हो L इवन के लिए, और मैग्नेटिक 2 की पावर n पोल में ml होता है, L की जो वैल्यू है जो L चेंज होता है उसमें L इवन चेंज होता है और पैरिटी का बदलाव होता है। अगर L ऑड चेंज हो रहा है और पैरिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक 2 की पावर n पोल ट्रांजिशन होता है। तो इसके अंदर आंसर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि L का जो बदलाव है यहाँ पे देखें 1+ और 3+ है तो L की वैल्यू है 2 बदल रही है, 3 में से 1 घटाएंगे तो L का बदलाव 2 हो रहा है। और पैरिटी जो यहाँ भी इवन है यहाँ भी पैरिटी इवन है, तो ये जो पैरिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो अगर पैरिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा और L चेंज हो रहा है 2 तो E2 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इसके अंदर जो है E2 हमें आंसर मार्क करके आना था। तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन दूंगा किसी और वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे मैं कहूंगा, इस पर क्वेश्चंस और भी आएंगे इसी पैटर्न के, आगे एग्जामों में पूछे जाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से आपको लाभ देगी। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।